हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बिंदास एकदम। ठीक है, तो बच्चों आज हम बात करेंगे निरक्षीय स्थिति में किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बात की थी अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो जल्दी से पहले टॉपिक डालेंगे निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र किसके कारण। आप लोग आगे से और लिख लीजिए, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, अक्षीय स्थिति की बात की थी हमने, तो उसमें ऐसा बोला था कि हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव होगा -q + q। इसी की अक्षीय स्थिति में जो हमारे बिगनर्स हैं वो मेरी इससे पहले वाली वीडियो देख लेंगे, उनको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये था हमारा अक्षीय स्थिति जिसमें कोई अक्ष के अनुदिश आगे ले लीजिए या पीछे ले लीजिए, कोई बिंदु हमने आगे लिया था। ठीक है, इस बिंदु पर हमने इस पूरे वैद्युत द्विध्रुव जो जिसके बीच की दूरी 2a है उसके कारण यहाँ पे उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E का मान ज्ञात किया था। ठीक है, आज हम बात करेंगे निरक्षीय स्थिति में। अब ये जो बिंदु है बच्चों, ये निरक्षीय स्थिति में, अक्षीय में नहीं, किसी ऐसे आ जाए या ऐसे आ जाए या फिर इसके लंबवत यहाँ पर आ जाए। यहाँ पर बोले तो अब यहाँ पर मैं ड्रॉ तो नहीं कर सकती है ना, तो 3D में नहीं कर सकती, मैं यहाँ पे 2D में करूँगी। तो यहाँ पर एक बिंदु लेंगे, उस बिंदु पर इस पूरे वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र हमें ज्ञात करना है। तो देखिएगा जल्दी से क्या करना है। सर्वप्रथम डायग्राम बना लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम बनाइए। ठीक है, देखते हैं भी यहाँ तक आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, हम जरा चेक कर ले पहले। अरे वाह, ये तो दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, हाँ जी ये भी दिख रहा है। चलो ये हमारी बॉर्डर लाइन, इसके इस सीमा को हम पार नहीं करेंगे, है ना। ठीक हो गया। देखिएगा वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव हमने आपको बताया था क्या होता है। एक दो आवेशों से बनेगा हमारा एक तंत्र। ठीक है, एक माइनस आवेश होगा और एक प्लस आवेश होता है। ठीक है, और इन दोनों के बीच की बहुत अल्पतम दूरी होती है 2a। कितनी होती है पूरी दूरी? 2a। अगर इसका एक मध्य बिंदु ले लेंगे O, इस मध्य बिंदु O से r दूरी पर स्थित, जैसे हमने वहां पर भी किया था कुछ ऐसे ही, देख लेंगे पहली वीडियो। इस मध्य बिंदु O से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर हमें क्या करना है, इस पूरे वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, तो r दूरी पर स्थित है ये बिंदु। ठीक हो गया, ये हो गया हमारा r। अब बिल्कुल लंबवत है, याद रखिएगा लंबवत। तो मध्य बिंदु O बोले तो ये, इस बिंदु को A मान लो, इस बिंदु को P मान लो, इधर A इधर A। डायग्राम में ज़्यादा खिचड़ी नहीं पकाना है ना, तो ज़्यादा खिचड़ी अच्छी भी नहीं लगती है। देखिएगा क्या करना है, हमें इस बिंदु P पर ज्ञात करना है। तो करते क्या है, पहले -q आवेश के कारण उस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, फिर +q के कारण, फिर दोनों का परिणामी दिशा के अकॉर्डिंग। ठीक है, देखिए सर्वप्रथम हमने निकालना इस +q के कारण निकाल देते हैं यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र। तो दूरी भी तो पता होनी चाहिए, हमने बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला पढ़ा है। ये दूरी कितनी होगी बच्चों? ये r है, ये a है, ये लंब है, यहाँ पे ये कुछ देखो, कुछ थीटा एंगल पर हमारा क्या है, इंक्लाइंड है, इनके बीच में कुछ थीटा कोण बना हुआ है। ठीक है, मान लिया। अब देखिए इसकी दूरी कितनी होगी, वही वो पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी आपने, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर बट्टे आधार का स्क्वायर, ऐसा कुछ पढ़ते थे। ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर क्या हो जाएगा, लंब कितना है बच्चों r², आधार कितना है a², हमें कर्ण का स्क्वायर नीचे, कर्ण का स्क्वायर तो मिल गया, लेकिन हमें कर्ण चाहिए तो हमने √ लगा दिया। देयरफॉर दिस इज r² + a²। आई बात समझ में? ठीक है, तो जल्दी से पहले एक बुक लेंगे, कुछ प्रीफेस बना के लिख लीजिए आप। माना एक वैद्युत द्विध्रुव दो आवेशों, दो बराबर व विपरीत आवेशों -q व +q से बना है, इतनी जल्दी से बना है, तथा इनके मध्य की अल्पतम दूरी 2a है, जिनके बीच की अल्पतम दूरी 2a है। ठीक है, फिर लिखेंगे आप, माना वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से
वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। ठीक है, ठीक हो गया, गणना करनी है। अब लिखेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र। देखिए जल्दी से, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। प्लस क्यू के कारण तो उस बिंदु, वो हमारा बिंदु B है तो EB लिख लेंगे, कुछ ऐसा कर सकते हैं। तो EB की वैल्यू होगी बच्चों हमारी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू आवेश परिमाण लेता है केवल, हमें चिन्ह नहीं लेना, ठीक है। क्यू अपॉन दूरी कितनी है, देखो r दूरी का स्क्वायर होता है ना बिंदु आवेश के कारण, लेकिन दूरी कितनी है यहाँ पर हमारी, वो है हमारी r² प्लस a² का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? नहीं आएगा तो पूछेगा, ठीक है। इतना हो जाएगा। अब भाई दिशा की बात कर ले, तो देखिए इस बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा, देख रहे हैं, इस बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, प्लस से दूर। जो नए बच्चे हैं वो जल्दी से वहां जाएंगे पहले वाले लेक्चर में, ये पहले वाले लेक्चर में हमने वहां पे विद्युत क्षेत्र की दिशा के बारे में बताया था कि प्लस से दूर, माइनस की ओर, या प्लस से माइनस की ओर, ऐसा कह सकते हो आप, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा, तो भाई प्लस आवेश है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र जो होगा बच्चों यहाँ पर वो इससे दूर भागेगा, ठीक है, प्लस से दूर। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र तो ई भी है, तो उसकी दिशा क्या होगी बच्चों, वेक्टर रूप में अगर देखें तो वो कुछ ऐसी होगी। क्या नाम देते हैं इसको, ई बी, वेक्टर ई बी कह दो, चलो। इज इट क्लियर? ठीक है। आप कह सकते हैं बी से पी की ओर, ना कि पी से बी, बी पी की ओर, बी से पी की ओर या बी पी की ओर भी कह सकते हैं, की ओर, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, अब ऐसे ही क्या करेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, देखिए माइनस क्यू आवेश के कारण निकालने से पूर्व हम एक बात बता दूं मैं आपको, कोई भी वेक्टर होता है, ये हमारा वेक्टर है, क्लास 11th में जाएंगे, जल्दी से भागो, क्लास 11th में याद कीजिए, मतलब अपना बचपन याद कीजिए। कोई वेक्टर होता है तो उसके दो घटक होते हैं हमारे, एक हमारा होता है क्षैतिज घटक, एक होता है हमारा ऊर्ध्व घटक, है ना, ऐसा कुछ पढ़ते थे। अरे भाई याद आ गया, है ना, पढ़ने वाले बच्चों को तो याद आ ही जाएगा। देखिए ऊर्ध्व घटक और एक होता है हमारा क्षैतिज घटक। क्षैतिज घटक वो होता है जिसके साथ वेक्टर कुछ कोण बना रहा होता है, जो कोण वाला होता है वो क्षैतिज घटक। तो क्षैतिज घटक को कुछ हम ऐसा लिख देते हैं, परिमाण वेक्टर ए का, वेक्टर हटाना है आपने, ए कॉस थीटा, ये हमारा जिसके साथ थीटा लगा हुआ वो हमारा क्षैतिज घटक। और जो ऊर्ध्व घटक होता है बच्चों, वो होता है हमारा ए साइन थीटा। तो भाई ये वेक्टर ई, यहाँ पर हमने परिमाण किया है भले ही, लेकिन ये वेक्टर है, वेक्टर ई बी के दो घटक होंगे, कौन से, एक होगा क्षैतिज घटक और एक होगा हमारा ऊर्ध्व घटक। तो इसमें आपको पहचानना है पहले भी कौन है। इसके कुछ देखिए, वेक्टर ए ऐसे होगा तो दिशा इधर को होगी किसी वेक्टर की, तो एक ऐसे होगा एक ऐसे होगा। अगर दिशा वेक्टर की ऐसे है तो एक ऐसे बनेगा और एक ऐसे बनेगा, ठीक है। जिसके साथ कोण, मान लेते कोण यहाँ है तो हमारा ये क्षैतिज हो जाएगा और ये ऊर्ध्व हो जाएगा, जहाँ पर कोण, जिस भुजा के साथ कोण लगा है। अगर हमारे पास वेक्टर ऐसे है तो एक हमारा ऐसा बनेगा और एक हमारा ऐसा होगा, तो ऐसा और ऐसा। आगे समझ में, ठीक है। तो कंडीशन कौन सी चल रही है, ये वाली, ए वेक्टर ये है, इसके दो घटक हमारे, एक इधर को बनेंगे, बिल्कुल सीधा बनाइएगा, एक इधर को बनेगा और एक इधर को बनेगा। अब आपको पहचानना है ये क्षैतिज है कि ये क्षैतिज है, ये ऊर्ध्व है कि ये ऊर्ध्व है, ठीक है। तो कोण थीटा की बात करें, थीटा इनमें से ये है कि ये है, जल्दी बताइए थीटा कौन है इनमें से। बच्चों बता दूं मैं आपको, थीटा है हमारा ये। कैसे हुआ ये, देखिए कैसे हुआ, जल्दी देखिएगा, ये देखिए, ये तो क्या हमारा बी पी, ठीक है, ये बी पी है ना, ये बी और ये पी, अब पी से हमने को ले गए वो बात अलग है। अब बी पी पर, ये बिंदु पी पर एक ऐसे लाइन है और एक ऐसे लाइन है, ये दोनों समांतर है कि नहीं, कौन सी,
ए बी और ये पी से ये वाली लाइन ये समांतर है, और इस लाइन को अगर आप इग्नोर करते हैं तो ये एक त्रियक रेखा है, नहीं है? त्रियक रेखा, त्रियक रेखा में ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों संगत कोण होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, संगत कोण। तो ये वाला कोण ये वाले कोण के बराबर होगा नहीं होगा? अरे भाई होगा नहीं होगा? संगत कोण की अवधारणा याद कीजिए बच्चों। फिर भी चलो संगत कोण नहीं आ रहा समझ में, तो देखिए एक रेखा ऐसे, एक रेखा ऐसे, ये कोण और ये कोण तो बराबर होते हैं, नहीं होते हैं? ये वाला कोण, ये हमारा कौन सा कोण होता है? एकांतर, एकांतर अंतः कोण। और देखिए ये कोण इसके बराबर, देखिए ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, और जो कोण ये होगा शीर्षाभिमुख कोण, ये दोनों बराबर होंगे नहीं होंगे? अरे होंगे नहीं होंगे? हाँ अब तो आ गया भाई, ठीक है। तो ये कोण हमारा थीटा है, पूर्व पहले की तरह बना दो इसे। तो भाई दो हमारे वो आ गए, तो समझ में आ गया होगा जिसके साथ थीटा होता है, इस भुजा के साथ थीटा है तो ये क्षैतिज, और जिसके साथ थीटा नहीं है वो हमारा ऊर्ध्व घटक हो गया। तो क्षैतिज घटक तो हमारा क्या होता है बच्चों? वो होता है हमारा ई कॉस थीटा, है ना? ई बी कॉस थीटा, ई बी कॉस थीटा। और ये वाला क्या हो जाएगा हमारा? ई बी साइन थीटा, ऊर्ध्व घटक, ठीक है? समझ गए? हाँ लिख लेंगे इसे, लिखना नहीं है वहाँ पर दर्शा देंगे। अब बात करते हैं माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु लिखना आप, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र वो क्या होगा? ऐसा हो कुछ ई ए, बिंदु ए पर हमारा माइनस क्यू है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, माइनस का मतलब लगा देना अभी सीधे प्लस का, क्यू दूरी, दूरी बताएंगे जल्दी से भाई, दूरी का स्क्वायर, ये दूरी तो हमारी ए पी है, नहीं है? ये ए पी स्क्वायर, ए पी की वैल्यू निकालनी है हमने। तो देखिए कर्ण, कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो ये भाई ये भी तो कुछ ऐसे ही होगा, है ना? तो भाई यहाँ पर बात कर ले, तो ए पी तो है आपका क्या? आर स्क्वायर प्लस रूट आर स्क्वायर प्लस इतना और होल स्क्वायर लग जाएगा। तो भाई ये तो भी सिंपल है, एक लाइन में नीचे से एक बार और लिख रूट हटा दें, ठीक है? दूरी जल्दी से इसकी दिशा बताएंगे आप, दिशा क्या होगी? देखो माइनस की ओर होती है, तो यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा उसकी दिशा हमारी बच्चों कुछ इस तरह होगी। आई बात समझ में? क्या होगी? तो पहले दूरी लिख लेना, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दूरी को इसको मान देते हैं कितना? ई ए, वेक्टर ई ए। कहाँ से कहाँ किया? पी से ए क्यू, पी से ए क्यू या पी ए क्यू, ठीक है? ठीक हो गया। इसके भी हमारे क्या होंगे? दो घटक होंगे, एक होगा हमारा ऊर्ध्व घटक, दूसरा होगा हमारा क्षैतिज घटक। जल्दी से ऊर्ध्व घटक बताओ इसका। देखिए बच्चों जो ऐसा होता है, मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले वेक्टर ए, तो उसमें एक ऐसा बनता है और एक ऐसा बनता है, मतलब लंबवत होती है दो भुजाएं, ठीक है? और किसी एक के साथ हमारा थीटा कोण होता है। तो देखिए ये इसमें एक यहाँ पर दिख रहा है आपको, मैं काले पेन से कर दूंगा आपके लिए जरा, एक इस तरफ को होगा और एक कुछ इस तरफ को होगा, इसी के साथ होगा, क्योंकि भाई वो पता लगे कि ई बी का भी यहीं पर आ रहा है, इसका भी यहीं पर आ रहा है, ठीक है? लेकिन थीटा कहाँ पे बनेगा? ये थीटा की ये थीटा, देखिए ये भी थीटा है, तो बिल्कुल इसी तरह से ये भी थीटा होगा, समझे कि नहीं? ये भी थीटा होगा, क्योंकि ये बराबर ये अंतःअभिमुख कोण और एकांतर अंतः कोण, सॉरी, ठीक है? तो इसका नाम देंगे हम क्या? खिचड़ी पक रही है अपनी थोड़ी सी, बढ़िया कर लो इस खिचड़ी को। इसका नाम दे दो आप ई ए साइन थीटा, इसका नाम हो जाएगा हमारा ई ए, यहीं पर होगा ये क्या? ई ए कॉस थीटा, है ना? जो थीटा के साथ लगा होता है उसका नाम ये हो जाता है। देखिए बच्चों मजा आ रहा है आपको? खिचड़ी खिचड़ी दिख रही है, नहीं दिख रही है? खिचड़ी तो दिख रही है भाई। देखिएगा क्या करना है, ठीक? एक बार देखिए, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, बस दिशाओं के अलावा इनका परिमाण आपको कुछ एक जैसा नहीं दिखता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यों यहाँ पर भी है, क्यों यहाँ पर भी है, बिल्कुल सेम। तो मतलब ई बी और ई ए का जो परिमाण है वो तो क्या है बच्चों? बराबर है। तो आप लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 के अनुसार, 2 के अनुसार ई ए बराबर ई बी, ई ए और ई बी दोनों बराबर है, और दोनों का मान कितना है बच्चों? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यों अपॉन सीधे सीधे देखो रूट हटा देना, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ठीक। हमें तो क्या क्या करना है बच्चों, हमें तो इन दोनों का परिणामी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? परिणामी। तो परिणामी तो 4 तरीके से हो रहे हैं। देखिए, परिणामी निकालने के लिए हमारे पास एक ईबी है, ये है ईबी, ध्यान से देखिए, इसका एक ये है, एक ये है, इन दोनों का परिणामी। फिर एक हमारे पास ई ए है, उसके लिए भी हमारे पास एक ये है और एक ये है। तो अब ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे बना रही हूँ, ये ई बी साइन थीटा है और ये ई बी ई ए साइन थीटा है। ठीक, और इसका एक ई बी कॉस थीटा यहाँ पर है और एक ई ए कॉस थीटा यहाँ पर है ना। तो 1 2 3 4, इनको भूल जाओ। हमें इन दोनों का परिणामी निकालने के लिए इनके क्षैतिज घटकों को सबको जोड़ना पड़ेगा, सबको जोड़ना पड़ेगा। तो अब एक चीज़ लिखिए जल्दी से, बस दिशा के अनुसार। हाँ, देखिए, बिंदु P पर हमें परिणामी निकालना है। बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए E बराबर क्या हो जाएगा? किस किस का परिणामी? एक इसका परिणामी और एक इसका परिणामी लिख देंगे आप। एक हो जाएगा ई ए कॉस थीटा, ठीक है, प्लस ई ए ई बी कॉस थीटा, ई बी कॉस थीटा। देखिए क्यों जोड़ा हमने इन दोनों को, क्योंकि ई ए भी इधर को है, ई बी भी इधर को है, मतलब इसका क्षैतिज घटक भी इस दिशा में है और ई बी का भी क्षैतिज घटक इस दिशा में, तो दोनों को हमने जोड़ दिया। बात आई हमारी किसकी? इनके ऊर्ध्व घटक की बात करें तो ऊपर वाले को क्या ले, एक हो जाएगा हमारा ई बी साइन थीटा, लेकिन दूसरा ये दिक्कत करेगा आपको। दिक्कत क्या करेगा? देखिए, एक ई बी साइन थीटा ऊपर को है, एक नीचे को है, विपरीत दिशा में नीचे, तो माइनस ई ए साइन थीटा। नहीं आ रही बात समझ में? अरे भाई नहीं आई समझ में? कुछ कुछ को आ गई है, कुछ कुछ को नहीं आई शायद। देखिए, ई ए का परिणामी देखें भाई, ई ए का परिणामी कौन कौन है? मतलब जो क्षैतिज और ऊर्ध्व घटक, क्षैतिज घटक ई ए कॉस थीटा और ई बी का क्षैतिज घटक जो है हमारा वो है ई बी कॉस थीटा। दोनों एक ही दिशा में, इसलिए हमने प्लस कर दिया। ठीक है, फिर आता है दोनों के ऊर्ध्व घटक की बात करते हैं। ई बी का ऊर्ध्व घटक है हमारा ई बी कॉस थीटा, ई बी साइन थीटा, और दूसरे का ई ए का जो हमारा कौन है बच्चों ऊर्ध्व घटक है वो है ई ए साइन थीटा। हमने माइनस में दिया क्यों? क्योंकि एक ऊपर को है एक नीचे को है, दोनों अपोजिट दिशा में है, विपरीत में है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अभी कैंसिल क्यों होंगे मैं बताती हूँ आपको, ऐसे कैंसिल मत करना। ये ई बी है, ई ए है। अब चूंकि जो ई बी है वही ई ए है, या जो ई ए है वही ई बी है, परिमाण समान है, तो ई ए की जहाँ जहाँ पर ई ए है वहाँ पे ई बी कर दो, या जहाँ पर ई बी है वहाँ पे ई ए कर दो। कॉस थीटा, ई बी की जगह पर भी ई ए लिख सकता है, नहीं लिख सकता है? ई बी की जगह पर ई ए, कॉस थीटा, ई बी की जगह पर ई ए, फिर से लिखो, बस ई ए को चेंज मत करना है, किसी एक को एक जैसा बना दो सारे, ई ए साइन थीटा। अब देखिए, एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल, बचा क्या हमारे पास? ई ए कॉस थीटा प्लस ई ए कॉस थीटा मीन्स 2 ई ए कॉस थीटा। 2 बार आ रहा है, नहीं आ रहा है? देखिए भाई, एक्स प्लस एक्स हमारा 2x होता है, नहीं होता है? तो ई ए कॉस थीटा प्लस ई ए कॉस थीटा भी हमारा 2 ई ए कॉस थीटा होगा, ई ए कॉस थीटा। ठीक है, इतना नोट करके फिर क्या करना है आपने? इस ई ए का मान रख देना है। ई ए का मान हमारा ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। साइड पे चल रहा है भाई कॉस थीटा। ठीक है, इसको करेंगे पहले, जल्दी से छापिए, फिर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। जल्दी से कीजिए। बच्चों नीचे का दिखाई नहीं दे रहा है, आई थिंक टेंशन मत लीजिए, जहाँ तक दिखाई दे रहा है वहाँ तक नोट करो। मैं समझ चुकी हूँ, ये वाला नहीं दिख रहा आपको ना, ये वाला दिख रहा है लाइन से। इतना कर लो, पहले पॉज कीजिए वीडियो, फिर करते हैं। ठीक है, प्लस क्यू के कारण ठीक हो गया। ये इक्वल टू आपके पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिएगा, इस कॉस थीटा का मान निकाल दो तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा भाई, सब कुछ बढ़िया। कॉस थीटा, चूंकि कॉस थीटा बराबर क्या होता है भाई? कॉस थीटा क्या होता है?
आधार किसी भी समकोण त्रिभुज में, जो बायो वाले बच्चे हैं वो इधर देख लेंगे, जो जिनकी होम साइंस होगी शायद, किसमें, क्लास 9-10 में, उन्होंने 10th में ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी थी। जब थीटा ऐसा होता है तो बच्चों ये वाली चीज़ लंब होती है और ये वाली चीज़ आधार होती है, और बाकी जो सबसे ये 90 डिग्री का जो कोण होता है, इसकी जो सम्मुख भुजा होती है, इसके जो इधर को डिनोट कर रही है, ये होती है हमारी कौन, कर्ण होती है। अगर हमारे पास समकोण त्रिभुज कुछ ऐसा है कि थीटा यहाँ पर है, तो ये लंब होगा, ये आधार होगा थीटा के साथ, ये वाला और ये वाला, लेकिन जो सबसे लंबी भुजा होगी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, ये वाली, ये होती है कर्ण। ठीक है, तो कॉस थीटा में क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है हमारे पास आधार लाल बट्टे का आधार साइन कॉस 10, तो आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे, इसको मत देखो आप, आधार बट्टे कर्ण। आधार कौन है, जल्दी से थीटा बताओ कहाँ पर है, कहीं पर भी थीटा ले लो आप, ये आप POB में लो या POA में लो, चलो POB में चलते हैं, त्रिभुज POB में, त्रिभुज POB को अलग से तोड़ दूं, नहीं तोड़ दिया, लो POB, थीटा यहाँ पर बना है, तो ये लंब होगा, ये आधार होगा और ये कर्ण होगा। ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर होता है हमारा आधार बट्टे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनस कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, आधार कौन है जी, OB बट्टे कर्ण कितना है, PB। आ रही बात समझ में नहीं आई, देखिए OB कितना है, OB जल्दी देखो, OB यहाँ पर OB है हमारा स्मॉल a मान रखा है इसका, और जो हमारा OP है, नहीं PB है, PB तो वो है हमारा, भी देखिए जल्दी से, r² + a²। ठीक है, कॉस थीटा का मान तो भाई हमारा ये है, ये जल्दी से देखिए, और इसको उठा के यहाँ पटक दो, समीकरण 3 लिख दो, समीकरण 3 में मान रखने पर जल्दी से देखेंगे, समीकरण 3 में कॉस थीटा का मान रखने का, अभी मान देख लिया, अब मैं यहाँ पे रख लूँ भी इसे, जल्दी से देखिए, जल्दी 12वीं से पॉज कीजिए, वीडियो लिखिए, बस इतना ही टाइम दिया जाता है हमारे टाइम पे, एग्जाम में भी आपको इतना ही टाइम दिया जाएगा। देखिए 2 को यहाँ पे ले आते हैं, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 को यहाँ ले गए 2q अपॉन r² + a²। ठीक है, फिर देखिए कॉस थीटा का मान हमने क्या रख दिया, ये बना a अपॉन √r² + a²। ठीक है, कंफ्यूजन तो नहीं है कोई, ठीक हो गया। अब देखिए क्या करना है आपने, देखिए बच्चों इधर दो, अगर आपके पास 2 है उसके ऊपर √ लगाए, तो इस देखो आपने घातें पढ़ी, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, है ना। जब 2 के ऊपर √ लगा होता है तो उसकी घात होती है 2 की घात 1/2। किसी 3 के ऊपर √ लगाए तो उसका मतलब 3 की घात 1/2। x के ऊपर √ लगाए तो x की घात 1/2। ठीक है, और किसी के ऊपर कुछ नहीं लगा तो उसकी घात 1। तो ध्यान से देखिए 2q अपॉन r² + a² की घात कितनी, 1, कुछ नहीं लगाए, कितनी घात 1, है ना। अब देखिए किसको, a अपॉन इस √r² + a² के ऊपर क्या लगाया बच्चों, √ लगाया भाई, √ लगाया तो इसको हम क्या बोलेंगे, 1/2, इसकी घात 1/2। आई बात समझ में नहीं आई, है ना। ये देखिए r² + a² के ऊपर √ लगाया तो इसका मतलब इसकी घात कितनी है बच्चों, 1/2 है। ओके, अब देखिएगा, अब क्या करते हैं, अगर देखो ये अंदर की चीज़ देखो, ब्रैकेट में r² + a², आपने देखोगा 10 की घात 2 होती है और 10 की घात 3 है, तो इन दोनों को जब आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, 2 + 3, चिन्ह माइनस करो तो 2 - 3। ठीक है, तो अभी देखिए आधार समान है नहीं है और घातें अलग अलग है, एक 1 है और एक 1/2 है, तो घातें जुड़ जाएंगी हमारी, क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q अपॉन r² + a² की घात 1 + 1/2। देखिएगा भाई ध्यान से, 1 + 1/2। भाई ये मैं उन बच्चों के लिए बता रही हूँ जिनकी क्लास
9th 10th में बायो क्या थी, होम साइंस थी, बट और जिन्हें अभी या न्यूमेरिकल पोर्शन क्लियर नहीं की जिनका, ठीक है। तो जल्दी देखिए, उतारिए जल्दी से पहले इसको, ठीक है, हो गया। अब देखो अब इस चीज़ को कैसे जोड़ेंगे, आपको पता होगा 1 प्लस 1/2 क्या होता है ना, क्या होता है, देखिए जिसको मैं ऐसे जोड़ना होता तो 1 के नीचे एक क्या करना है, 1 के नीचे 1 मान लो, 1/2, ठीक है। 2 गुणा, देखिएगा 2 गुणा 1 और इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, 2 + 1 3, 2 1 जा 2 2, तो 3/2 आया नहीं आया, जल्दी देख लो, उतार लो जल्दी से एक साइड पे चुपचाप, और फिर यहाँ पे आके छाप दो, ठीक है। 3/2 आ गया, तो हमारे पास 1/4πε0 2q × a अपॉन में आ जाएगा r² + a², 3/2, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए अब क्या करना है। अब होता क्या है बच्चों, हमने एक दिन कहा था आपके पास 1000 रुपये है, तो उसमें से छोटा सा माइनस भी कर दोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 रुपये माइनस करने से ना, ठीक है। अब आपके पास 10,000 रुपये, 10,000 रुपये में आपने 1 रुपये आपको दे दिए, तो आप कोई माला माल नहीं हो गए ना, एक 10,000 1 रुपये लेकर, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो ये जो ए है ये बहुत छोटी क्वांटिटी है, 1 रुपये के बराबर या 10,000 रुपये के बराबर, मतलब आर जो है वो बहुत बहुत बड़ा है किससे, ए से, अर्थात a² को नगण्य मानते हुए, ये समझ लो कि इसे गिनना ही नहीं है, नगण्य कर दिया, नगण्य मानने पर क्या होता है, r² + a² को जोड़ोगे ना तो लगभग वो 10,000 रुपये ही माने जाएंगे, कहेंगे भाई आपके पास 1 रुपये आने से कोई बड़ी बात नहीं है, 10,000 के आपके 10,000 मान देंगे अगर 1 रुपये जोड़ दोगे, ठीक है। तो इसको लगभग ऐसे लिख सकते हैं, नीचे तो नहीं दिख रहा, नीचे दिख रहा है, हाँ जी दिखाई दे रहा है भैया अभी तो, ठीक है। अब क्या करना है, इस r² + a² की जगह पर सीधा r² पुट कर दो, जल्दी से पुट कर दो, इतना कर लिया हो तो जल्दी से करें, जल्दी से मिटाते हैं इसको ना, ठीक है मिटा दिया। क्या करना है, इसको मैं यहाँ पे लिखती हूँ 1/4πε0 2q × a अपॉन, इसको क्या करना है r² लिख देंगे सीधा, है ना। और भाई घात जैसी है वैसी की वैसी, बस इतने की जगह पे आपने r² लिख देना है, और बाहर से जो हमारी घात है 3/2 उसको ऐसे रखना है। अब क्या करें, 1/4πε0 2q × a, है ना, इसको अरेंज करें, q को आगे ले लिया, q × 2a ऐसा कर सकते हैं, अभी कुछ बच्चों को पता लग चुका है क्यों कर रहे हैं हम ऐसा ना, ठीक है। होता क्या है, जो घात होती है बाहर की, जो बाहर की घात होती है वो अंदर के ब्रैकेट के साथ गुणा में होती है, दो बाहर की घात, ब्रैकेट के बाहर की घात और अंदर की घात आपस में परस्पर गुणन का संबंध होता है, 2 से 2 कैंसिल आउट, ओके। 1/4πε0 q × 2a, ये तो हमारा द्विध्रुव आघूर्ण है नहीं है, चूंकि t बराबर क्या होता था, q × 2a द्विध्रुव आघूर्ण, पहले वाले लेक्चर में जाओ वहां देख के आओ, p अपॉन ये हो जाएगा हमारा r³ एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र बिंदु P पर या निरक्षीय स्थिति पर है, समझ गए, ओके ठीक है। दिशा कहाँ की ओर होगी, दिशा जल्दी बताइए, दिशा कहाँ की ओर होगी इसकी, बताओ, देखिए 2 तरह से था ना, एक ये था एक ये था, e sin थीटा e sin थीटा cos थीटा, है ना, ये दोनों तो कैंसिल हो गए थे और ये जुड़ रहे थे, तो अब परिणामी इधर को होगा भी हमारा, तो परिणामी होगा, तो परिणामी हमारा कुछ इस तरफ को ही होगा, ये E परिणामी विद्युत क्षेत्र, ये E है जो हमारा, ठीक है। जल्दी से छाप लो इसे, लिखेंगे, ठीक है जल्दी कर लो, ठीक है। अब जल्दी से और न्यूमेरिकल नोट कीजिए, आंकिक प्रश्न नोट कीजिए, एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी लिख देना ऊपर से, बहुत इंपॉर्टेंट होता है उत्तराखंड बोर्ड के लिए या यूपी बोर्ड या स्टेट बोर्ड, किसी भी पर्टिकुलर स्टेट बोर्ड के लिए हमारे जो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ सीबीएसई का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तो सीबीएसई ने भी क्या करा है बच्चों, एनसीईआरटी का वो लगा दिया है, देखिएगा 100 × 10⁻⁹ कुलाम व -100
100 गुणा 10 की घात -9, ये प्लस लग रहा है बट है यहाँ ये माइनस है। इतना कूलाम के दो बिंदु आवेश परस्पर 2.0 गुणा 10 की घात -3 मीटर की दूरी पर स्थित है, एक दूसरे से 3 मीटर की दूरी पर स्थित है तथा एक द्विध्रुव बनाते हैं। ठीक है, गणना करो, किसकी गणना करो? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। हमने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना पहला। दूसरा, अक्षीय व निरक्षीय स्थिति में केंद्र से इतने मीटर की दूरी पर स्थित वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, तो मैं आपको 3 करने हैं, 1 2 3 क्वेश्चन, एक अक्षीय में एक निरक्षीय में, तो 2 3 हो गए। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो हमें देखना है ज्ञात क्या है। हल ज्ञात करने के लिए हमने क्या क्या हमको दिया है। क्यू आवेश दे रखा है आपको, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू, दोनों हमारे कितने हैं? प्लस माइनस कर देना, 100 गुणा 10 की घात -9 कूलाम। ठीक है, प्लस माइनस नहीं भी करोगे क्योंकि कोई बात नहीं, समान आवेश होता है। ठीक है, एक माइनस पर एक प्लस पर है कि दो आवेश परस्पर इतनी की दूरी पर स्थित है। दूरी तो हम देखो बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव लेते थे, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू, इनके बीच की जो दूरी होती थी वो हम 2a लेते थे। तो अब की वाली दूरी है वो 2a बराबर कितनी होगी? 2.0 गुणा 10 की घात -3 मीटर। सेंटीमीटर दिया होता तो 10 की घात -2 से मल्टीप्लाई करके हमने मीटर में चेंज करेंगे। ठीक है, 2.0 से कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल 2 गुणा 10 की घात -3 लिखोगे चल जाता है। ठीक है, 5.05 होता है, 6.06 होता है, या 6 बराबर 6.0 लिख सकते हैं। पॉइंट के बाद कितने हजारों जीरो लगा दो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब देखिए 2a बराबर इतना, ये इतना। सबसे पहला हमें क्या करना है? द्विध्रुव बना रहे हैं तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो पहला क्वेश्चन जल्दी से छाप लेंगे आप, क्या? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किससे करते थे हम? P से। P बराबर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है जो हमारा, P बराबर Q इंटू 2a। तो Q कितना है? 100 गुणा 10 की घात -9। 2a कितना है? 2 गुणा 10 की घात -3। यूनिट होती है इसकी कूलाम मीटर, कूलाम मीटर। 100 और 200 हो जाएगा, मत करो 200, सीधे सीधे 2 लिखो। 10 की घात 2 लिख सकते हैं 100 को, गुड। 10 की घात -9 और 10 की घात -3, या आप सीधे कर दीजिए 10 की घात 2 प्लस माइनस, क्या करेंगे? 2 -9 -3, आधार समान होने पर घातें चिन्ह के साथ जुड़ जाती हैं। तो क्या हो जाएगा? 2 गुणा 10 की घात 9 10 11 12, 2 में से 9 10 11 12, 12 में से 2 जाएगा तो 10, माइनस का 10। तो यह है हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। कुल इसकी यूनिट लिखना, मात्रक लिखना बिल्कुल ना भूलें, ना तो मार्क्स पूरे कर दो। ठीक है, मात्रक बिल्कुल नहीं भूलेंगे लिखना। ठीक है, तो आपका आंसर आ रहा है कितना? 2 गुणा 10 की घात -10 कूलाम मीटर। जल्दी से छापेंगे इसे और बॉक्स में रखना ना भूलें। ठीक है, आंसर को बॉक्स में रखना बिल्कुल नहीं भूलेंगे आप लोग। ठीक है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसका। दूसरा क्वेश्चन करने पर क्या हो जाएगा? ये कहता है बच्चों, क्या कहता है? पहला है, दूसरे का फर्स्ट पार्ट ए डाल दो। अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में जो हमारा द्विध्रुव कौन वैद्युत क्षेत्र, जो वैद्युत क्षेत्र होता है बच्चों, उसका सूत्र हमने पढ़ा था। मैं आपको बता दूं, इससे पहले हमने निरक्षीय स्थिति में पढ़ा, अभी जो पढ़ा था 1/4πε0 P/r³, ये था हमारा निरक्षीय के लिए। निरक्षीय जो अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या किया, ड्राइव किया, जिसे निगमन किया जिसका। अक्षीय स्थिति में 1/4πε0, कुछ नहीं करना है आपने। देखिए ये P/r³ है, यहाँ पर आपने 2P/r³ लिख देंगे बस, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अक्षीय स्थिति में सूत्र है हमारा ये। डायग्राम जरूर बनाएंगे तब तक कि हमको सुविधा हो। मध्य बिंदु O है, मध्य बिंदु से केंद्र मतलब मध्य बिंदु इतने मीटर दूरी पर, मतलब यहाँ से हमने इतने मीटर की दूरी कितने पर? अक्षीय स्थिति में तो ऐसा होता लाइन के अलॉन्ग, बिंदु P है हमारा, कोई बिंदु ABC कुछ भी ले लो आप, कितना दूरी है हमारी R दूरी होती है, और वो आपको दे रखी कितनी? 0.50 मीटर, इतनी दूरी दे रखी आपको R। ठीक है, तो R का मान रख देंगे। इसका मान आप सभी को पता है कितना होता है? 9 गुणा 10 की घात -9 गुणा 10 की घात 9। ठीक है, 2P P का मान मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले हमने निकाला है कितना? 2 गुणा 10 की घात -2, 2 गुणा 10 की घात -10 कूलाम मीटर अपॉन R कितना है? 0.50 का क्यूब। ठीक है, जल्दी से मल्टीप्लाई करेंगे
2 2 जा 4 है ना, 4 नम 4 9 जा 36, 36 10 की घात 9 और 10 10 की घात 9 माइनस 10 बट्टे, इसको सॉल्व करिए। देखो बच्चों 0.5 लिखो या 0.50 लिखो, बात एक ही है, 0.5 लिख सकते हो चलो, ठीक है। तो जल्दी से इसको 0.5 करके इसको क्या करना है हमने, होल क्यूब करेंगे जल्दी। ये जगह 0.5 गुणा 0.5 गुणा 0.5, 5 5 जो 25, 25 पंजे 125 है ना, ठीक है। यहाँ पे कर लेते हैं 36 गुणा 10 की घात 9 में से 10 जाएगा माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। ये हो जाएगा 5 पंजे 25, 25 पंजे 25 चक्को 100, 25 पंजे 125, 125 0 0 0 होंगे कुछ आगे से, तो 1 2 3 1 2 3, तीसरे स्थान पर हमने जीरो लगाया था 0.0125, ये हमारा क्या होगा, इसका वो आएगा सॉल्यूशन करके आएगा। आगे करेंगे, देखो आगे क्या करना है हमने 36 यहाँ पे कर लेते हैं 36 बट्टे, देखो बच्चों ये पॉइंट हटा देना चाहिए, पॉइंट बहुत दिक्कत करता है ना आपको, ठीक है। तो पॉइंट आपने हटाया, तो पॉइंट के बाद 1 2 3 अंक हैं, तो कितने जीरो ऊपर हमारे 1 2 3 जीरो ऊपर बढ़ जाएंगे, हमारा बचा 125। फिर काटना शुरू कर दो, इनको कट सकते हैं तो, या आप इतने को भाग दीजिए, इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा 36 बट्टे 125, और ये आ जाएगा गुणा करके सॉरी -3 और 10 की घात हम 3 लिख सकते हैं 3 जीरो के लिए, तो ये हो जाएगा 36 बट्टे 125। इसको सॉल्व करो बच्चों, जल्दी से खुद कीजिए सॉल्व, और टोटल आंसर मैं आपको बता दूँगी कितना है। -3 देखिए 1 -1 प्लस 3 -1 प्लस 3 36 बट्टे 125 गुणा 10 की घात 2, 3 में से 2 जाएगा, 1 जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक है। सॉल्व करने के बाद मैं आपको बता दूं इसका आंसर आ रहा है आपका 14.4 न्यूटन कूलम, न्यूटन पर कूलम, हाँ न्यूटन प्रति कूलम, इसका मात्रा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। ये 10 की घात, तो ये देखो कुछ आंसर हमारा 14.0 समथिंग आ रहा होगा, तो 10 की घात 2 है ना, फिर यहाँ पर होगा 0.12 पीछे, सॉरी यहाँ पर आपको कुछ ऐसा आंसर आएगा बच्चों 0.144 ऐसा कुछ आएगा, और ये है 10 की घात 2 है ना, 2 होने पर प्लस होने पर पॉइंट पीछे आ जाता है 1 2, तो 1 2 स्थान पीछे आएगा, ये 0.144 आएगा, इसको सॉल्व करके इसको भाग देना 0.144, दैट इज पहला आंसर। फर्स्ट आंसर आ गया आपका, सेकंड आंसर करते हैं इसका जल्दी से। अरे नहीं बच्चों 1 मिनट रुक जाइए बस, रुक जाओ, ये हमारा निरक्षीय स्थिति का आंसर मैं नीचे बताती हूँ, मैं आपको बता देती हूँ 28.8 न्यूटन पर मीटर, ये इसका आप आंसर ऐसा कर सकते हैं 0.288, ठीक है, इंटू 10 की घात 2, ठीक, गुणा करेंगे आप इसको इससे, तो ये हो जाएगा 0.288, 2 जीरो लगेंगे, तो पीछे एक पॉइंट, कितने पीछे 1 2 3 है, तो 1 2 3 यहाँ पे आपका पॉइंट लग जाएगा लास्ट में, 28 पॉइंट ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है। जल्दी से कीजिए इसे, 28.8 न्यूटन पर मीटर, जल्दी से कीजिए। अक्षीय स्थिति का आपका निकल गया है, ऐसे ही आपने निरक्षीय स्थिति में निकालना है, फॉर्मूला बता देती हूँ। निरक्षीय स्थिति में निरक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति का कर लो पहले, निरक्षीय स्थिति का डाल के अपने फॉर्मूले में यहाँ पर ये रखना है, 2 हटा देना है ना, 2 हटा के 2 9 जा 18, 10 की घात 9 और 10 -10, बाकी को आप सॉल्व कर, दूरी उतनी ही होगी, बस यहाँ पर डायग्राम चेंज हो जाएगा आपका, कितना -q + q, मध्य बिंदु से 8 दूरी पर यहाँ पर एक बिंदु को, वहाँ पर हमने वैद्युत क्षेत्र निकालना, जल्द से करेंगे। और इसका आंसर लिख देते हैं भैया अपने लिए 18, कितना का वही 14.4 न्यूटन पर मीटर, ये हमारा आ गया निरक्षीय स्थिति का आंसर। सॉल्व करेंगे, जब नहीं आएगा तो कमेंट में लिख देंगे कि कल को दोबारा बता दो, आई बात समझ में, ठीक है। तो बच्चों ये न्यूमेरिकल भी हो गया एनसीईआरटी का, इस पर बेस्ड एनसीईआरटी के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, उसे किताब से देख के नोट कीजिए, ठीक है। जो नहीं आ रहे हैं उसको लिख दीजिए नीचे से, मैं आपको बताने के यहाँ पे हमेशा तैयार, ओके, ठीक है।
तो गुड लक और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मदर्स डे सेलिब्रेट कीजिए। बाय बाय।